नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। शनिवार का दिन था, दफ्तर और स्कूल में छुट्टी थी। सब आराम से सो रहे थे। बबीता जी धीरे से रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गई और बोली, सुनते हैं, चाय बन गई है, आ जाइए बाहर, हल्की धूप और हवा भी अच्छी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं, तो कमरे में क्यों बैठे हैं? बबीता जी ने मुस्कुराते हुए अपने पति अमित बाबू से कहा। अमित बाबू कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान। 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ न जाने और क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं, लोग कमाओ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। बबीता जी बोली, जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला उसकी क्या जरूरत थी? अमित बाबू बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान? तुम ही बताओ, एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्किट पकौड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेक कर दे देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हो। वह इसलिए कि अब मैं कम कमाता हूँ। बबीता जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं? और यह सब कहकर मुझे भी आप दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है? पहले की बात अलग थी, जब रसोई और घर सब मेरे हाथों में था, पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बैठो तो बहुत सी इजाजत लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबाकर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर बबीता जी पी रही थी। उधर से बबीता जी की बहू सुनीता अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते तो? तब से बर्तन की खटकने की आवाज आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखा करो। दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पूरे दिन बैठकर खाट तोड़ते हैं। बबीता जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैं तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी तुम हमसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुनीता तमतमा कर बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन इनका इंतजार में मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सो लूंगी, पर आप दोनों से वह भी देखा नहीं गया। अमित बाबू बोले, बहू, तुम्हारे नींद खराब हो गई उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर तुम राजीव के लिए दिन में जागती हो तो अपना पत्नी धर्म निभाती हो। कुछ घंटे पति के लिए जागती हो तो इतनी तकलीफ। इस माँ ने कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान की है। क्या उसका कोई मोल नहीं? इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, फिर भी तुम इस बेचारी को ही सुना रही हो। सुनीता बोली, छोड़िए, मुझे आज आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा। इसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है, ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए सुनीता वहां से चली गई। अमित बाबू और बबीता जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे राजीव उठा तो सुनीता ने मुस्कुराते हुए राजीव को चाय दी और बोली, नाश्ते में क्या बनाना है? राजीव बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे कहाँ हर रोज तुम्हें आराम मिलता है? राजीव के इतना कहते ही सुनीता बहुत खुश हो गई और फोन लेकर एक किनारे पर बैठ गई।
राजीव भी अपने फोन पर लगा था। तभी बबीता जी आई और बोली, बेटा राजीव मेरी एक बात सुनो। राजीव फोन में इतना बिजी था कि बबीता जी के 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। अमित बाबू अपनी कड़क आवाज में बोले, राजीव तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। राजीव ने मुड़कर देखा और तमक कर बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा तो इसका मतलब है कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सुनीता भी गुस्से भरी नजरों से बबीता जी की ओर देखने लगी, तो बबीता जी अमित बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए जी, हो सकता है जरूरी काम कर रहा होगा। सुनीता बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आप इन लोगों के साथ वक्त नहीं कटता तो मेरे बारे में सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ। आप आराम से चाय पीजिए, मैं इन दोनों को देखती हूँ। सुनीता उठकर चारपाई के पास गई और बोली, माँ पापा बताइए क्या तकलीफ है आप दोनों को, क्यों नहीं हमें 2 पल चैन से बैठने देते हैं। बबीता जी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं है, बस मैं यह कह रही थी कि राजीव बाहर से खाना खाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों का नहीं पचता है, ऊपर से 9 बज चुके हैं, इनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। सुनीता बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते, ऊपर से यह उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतना ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है, इसके साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए सुनीता वहां से तमक कर चली गई। माँ बाप उम्मीद भरी नजरों से बेटे की तरफ देखते हैं, लेकिन बेटा उठकर वहां से चला गया। बबीता जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अमित बाबू से बोली, सुनिए जी, मैं रोटी बना देती हूँ, या फिर देखती हूँ, अगर फ्रिज में ब्रेड होंगे तो वह सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। तब अमित बाबू मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते और सोचते, क्या से क्या हो गया जिंदगी। बच्चों के मुंह में हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था, जब उसके सामने माँ बाप की यह स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती होगी, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद सुनीता अपने किसी सहेली की किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ बनाया नहीं था। बबीता जी चुपचाप रसोई में गई, फ्रिज खोला, जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो सुनीता पीछे से बोली, मम्मी जी लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। पीहू बेटी का स्कूल खुल गया है, वह सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती है। अगर आपने अभी खत्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर खत्म कीजिए, क्यों अनाज बर्बाद कर रही है आप। बेचारी बबीता जी चुपचाप सुबह का खाना गर्म की और अमित बाबू के पास ले गई तो अमित बाबू चुपचाप खाना को खा लिए, पर उनकी आंखें भर आई। बबीता जी ने देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। आपको पेंशन मिलती है, पर आप वह पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल न करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्च नहीं उठा पा रहा है। उनके साथ रहने में क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आइए, अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूंगी, पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। इतना कहकर बबीता जी फूट फूट कर रोने लगती है। अमित बाबू बबीता जी के आंसू पोंछते हुए बोले, बबीता, कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आने नहीं दूंगा। उन्होंने चुपचाप रूखी सूखी रोटी खाई और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। अमित बाबू के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र कमलेश सिंह रहते थे, जिसे वह हर रोज मिलते थे।
वह उनके हालात के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी आपबीती उन्हें बताई। सिंह जी बोले, यार अमित, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था। करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रही है जहाँ पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं तो कुछ अकेले रह रहे हैं। मैं भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर लिया है और इस घर के नीचे हिस्से में मैं रहूंगा और ऊपरी हिस्से में किराए लगाकर जा रहा हूँ। इस किराए से महीने का खर्चा भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। अमित बाबू बोले, कमलेश, तू मेरे सामने अभी अभी उस बिल्डर को फोन करो और पूछो कितना जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना, यह बातें हम दोनों के बीच रहने चाहिए। कमलेश जी अमित जी की बात करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद अमित जी घर लौट आए तो सुनीता दरवाजे पर ही बोली, बाबूजी, यह क्या नया शौक पा लिया है आपने? यह कोई घर आने का समय है? अमित बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बबीता जी ने जब पूछा तो अमित बाबू ने बस धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब करीब 15 से 20 दिन बाद कमलेश जी का फोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। अमित जी मुस्कुराकर बबीता जी से बोले, इस घर में कुछ अच्छी यादें तो है नहीं, तो जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और अम्मा बाबू जी की तस्वीर है वह सब एक अटैची में रख लो। अमित बाबू की बात सुनकर बबीता जी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। वह सब सुनकर बबीता जी घबराने लगी। तभी अमित बाबू बोले, घबराती क्यों हो बबीता जी, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे? शाम में कमलेश जी के साथ कुछ लोग आए तो सुनीता ने बहुत हंगामा किया और राजीव को फोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। बबीता जी और अमित बाबू ने कागज पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में राजीव लौट कर आया। जब तक राजीव की सारी बातें पता चली तब तक अमित बाबू ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फिलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी बनकर तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। राजीव ने अकड़ कर पूछा, बाबूजी, यह सब क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? अमित बाबू बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? तुम कहते हो तो बता देता हूँ। यह घर मैंने बेच दिया है और अपने लिए एक नया घर खरीद भी लिया है। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं उसमें तो मेरा जीवन भी आराम से कट जाएगा और अंतिम क्रियाकर्म भी हो जाएगा। तो तुम्हारा और हमारा बस साथ इतने दिनों तक का ही था। जय राम जी की। इतना कहकर अमित बाबू ने बबीता जी का हाथ पकड़ा और नए घर की ओर निकल पड़े। पीछे से बेटा भू गिड़गिड़ाते हुए बोले, बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? बबीता जी एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया, अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वह फल तुम्हें तुम्हारे बच्चे देंगे। हमने तो सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है और हमने तो अपने क्रियाकर्म तक का इंतजाम कर लिया है। तुम अब अपने बारे में सोचो। इतना कहकर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गए और फिर कभी मुड़कर अपने बेटे बहू को और मतलबी रिश्ते को याद नहीं किया, जिन्होंने ना तो कभी वक्त दिया था और ना ही कभी सम्मान। बेटे बहू भी एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। समय बीतता गया। राजीव का बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था।
अब दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आज उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यह समय का चक्र है दोस्तों, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीतती है उस माता-पिता के कष्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या अमित बाबू ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया था? क्या उनका फैसला गलत था? मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मजेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।